वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 11 बायोस्टैटिस्टिक की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट समझा था, आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एनालाइज फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा को सिर्फ एनालाइज तो ऐसा नहीं है। टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंस, तो ये डेफिनेशन हमने बायोस्टैटिस्टिक की पढ़ी थी कि इसमें हम अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड टू अ बायोलॉजिकल साइंस। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। बाकी भी देख लें, टू डिज़ाइन इंजीनियरिंग मॉडल्स, टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट, तो ये दोनों भी ट्रू आंसर नहीं है। तो हम बी ऑप्शन को जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। इन बायोस्टैटिस्टिक विच मेथड इज़ यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन करंट डाटा। बायोस्टैटिस्टिक में कौन सा मेथड है जो कि प्रेडिक्ट करने में हेल्प आउट करता है फ्यूचर्स के आउटकम को बेस्ड ऑन करंट डाटा? डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके हम फ्यूचर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। चार्ट्स ड्रा करके भी नहीं कर सकते। टेकिंग एवरेज से तो हमें सेंट्रल टेंडेंसी मिलती है। सी ऑप्शन भी नहीं है। एनालाइजिंग डेटा, तो डेटा को एनालाइज करके हम कि पिछले सालों में किस तरह की रेपिटेशन आ रही है डेटा में, उससे हम जो है न्यू ईयर या आगे आने वाले फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का डाटा मिलेगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। डी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट आप मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीन ऑफ द डाटा सेट। मीन के बारे में इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, मिडल वैल्यू व्हेन डाटा इज ऑर्डर्ड, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हमें यहाँ पे सामने मीन की डेफिनेशन मिल रही है ऑप्शन सी में कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, इसको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। एमसीक्यू नंबर 4 में हमारे पास डाटा दिया गया है और ये 5 वैल्यूज़ हैं। इसका हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का मैंने आपको जो है 2 तरीके हैं, उसमें से मैंने फार्मूले वाला तरीका इसलिए समझाया था सिर्फ ताकि बच्चे फार्मूला से सॉल्व करें, और क्योंकि फार्मूला के भी नंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं फार्मूले वाला डाटा ही पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूला क्या है? वैल्यूज़ देखनी है ऑड है कि इवन है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन ऑड हैं। तो ऑड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी n है नंबर ऑफ वैल्यूज़, 5 हैं, 5+1 कितना हो जाएगा? 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3, सॉरी 2। तो 2 3 ज़ार 6, 3 आंसर आ गया। इट्स मीन थर्ड वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन वैल्यू है। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है? 1। डाटा ऑलरेडी ऑर्डर में है, इसलिए मैंने डाटा को अरेंज पहले नहीं किया। तो 1 2 और 3, तो थर्ड वैल्यू हमारी 12 बन रही है। बी ऑप्शन जो है इसको आप मार्क कर लेंगे। मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करने का? वो होता है सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। सेंट्रल वैल्यू मीन कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये डाटा की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ख़त्म करें। लास्ट 1 को ख़त्म किया, सेकंड लास्ट को दोनों साइड से ख़त्म किया, सेंटर में 12 बच गया। इट्स मीन 12 आपकी मीडियन वैल्यू है। लेकिन ये फार्मूले के बगैर वाला तरीका है, तो इसको आपने प्रेफर नहीं करना। प्रेफर आपने फार्मूले वाले तरीके को ही करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डाटा सेट। अब यहाँ पे हमने डाटा सेट हमें दिया गया है, इसकी मीन फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये? 1 2 3 4 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो अगर हम देखें तो 10 + 11 21 + 9 30, 30 + 8 38, 38 + 7 अगर करें तो 45 बनता है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर जो मिलेगा प्लस करने से, वो 45 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो सी ऑप्शन इसमें जो है हमारे पास ट्रू है, सी को हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ डाटा सेट इज इवन हाउ इज द मीडियन कैलकुलेटेड। अब इवन वैल्यूज़ के लिए मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके भी वही दो तरीके हैं, एक फार्मूले वाला है और एक विदाउट फार्मूला है। फार्मूले वाला क्या है कि आपने n डिवाइडेड बाई 2 करना है और फिर n + 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। इन जो भी वैल्यूज़ निकलेंगी, यानी एक टर्म यहाँ से निकलेगी, एक टर्म यहाँ से निकलेगी, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी उनके एवरेज ले लेना है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि सेंटर वाली दो बच जाएंगी इवन डाटा के अंदर, तो उन दोनों का आपने एवरेज ले लेना है। तो दोनों का एवरेज किस तरह से लेना है, मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक डाटा है 2 4 3 एंड 5। ये हमारे पास डाटा है इवन नंबर का। इसका अगर हमने मीडियन फाइंड आउट करना है तो आसान और सिंपल तरीका ये है फार्मूले के बगैर कि सेंटर वाली दो वैल्यूज़ देखें कौन सी हैं, 3 और 4 दो वैल्यूज़ हैं सेंटर वाली। इन दोनों को आप प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास जो है वो मीडियन वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम देखें ऑप्शंस में तो कहाँ लिखा है, बाय चूजिंग द मिडल वैल्यू, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज़। तो बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू ट्रू ऑप्शन है मीडियन फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इन अ डाटा सेट विद द वैल्यू व्हाट इज़ द मोड। मोड आपको पता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है डाटा की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे और 9 भी 2 बार ही रिपीट किया गया है। तो इस सूरत में दो मोड होंगे, इस बाई मॉडल डाटा है ये। तो 3 और 9 दोनों ही मोड हैं, डी ऑप्शन इसका ट्रू है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं 8th MCQ को। अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इफ़ अ डाटा हैज़ नो रिपीटेड वैल्यू व्हाट इज़ द मोड। अगर कोई डाटा है उसके अंदर कोई रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सिंगल टाइम अकर हुई हैं उस डाटा के अंदर, तो उस डाटा का मोड क्या होगा। तो ऐसे डाटा का कोई मोड नहीं होगा, यानी देयर इज़ नो मोड। सी ऑप्शन जो है हमारे पास ये ट्रू होगा उस डाटा के लिए। नेक्स्ट अगर 9th को देखें, इसमें पूछा जा रहा है इन अ बार चार्ट, बल्कि पहले मैं नीचे मूव करता हूँ जी। तो 9th में पूछा जा रहा है इन अ बार चार्ट व्हाट डज़ द हाइट और लेंथ, व्हाट डज़ द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट। तो अगर हम बार चार्ट की बात करें तो आपको पता है कि बार चार्ट में इस तरह से ये हमारे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें नीचे कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं ए बी सी लाइक दिस, और ये उसकी हाइट है। ये हाइट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, इस साइड पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं, तो ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है हाइट। तो बी ऑप्शन जो है द वैल्यूज़ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, यानी ए की क्या वैल्यू है उतनी हाइट होगी। यहाँ पे लेट से अगर 10 है तो इट्स मीन ए की वैल्यू 10 है, तो वैल्यू को शो कर रही होती है हाइट। नेक्स्ट है व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ बार चार्ट विच एक्सेस यूजुअली रिप्रेजेंट द कैटेगरीज। तो भी हमने ऊपर वाले एमसीक्यू में भी ये पढ़ा कि जो कैटेगरीज हैं वो नीचे यहाँ पे ये मेंशन की गई हैं ABC। इट्स मीन ये किस एक्सिस पे हैं, ये एक्स एक्सिस पे हैं। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है हमारे पास। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और बी कैटेगरीज वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। अब हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला है डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक, सेकेंड है व्हाट इज़ मीडियन ऑफ अ डाटा सेट। तो मूव करते हैं, मैंने आंसर लिखे हुए हैं।
जी, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक। बहुत ही शॉर्ट सी और आसान सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। बायोस्टैटिस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा। अब आपको जो डेफिनेशन दी गई है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ बुक पे। जी, तो यहाँ पे भी आंसर लिखा है बायोस्टैटिस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक दैट अप्लाई ए स्टैटिस्टिकल मेथड टू बायोलॉजिकल साइंस। तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। इसको कंप्लीट ही कर लीजिएगा, आगे भी यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा। जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूछा गया है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट। तो मीडियन क्या है? द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट व्हेन द वैल्यूज़ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली जो मीडियन है वो अगर हम डाटा को अरेंज कर लें तो दरमियानी वैल्यू को मीडियन वैल्यू बोलेंगे उस डाटा की। और ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, अगर इस पे बात करें तो आपके सामने एक एग्जांपल है। अगर तो इवन नंबर हैं और या ओड नंबर हैं, दोनों के लिए डिफरेंट मेथड हैं। अब इवन नंबर के लिए आप लोगों ने जो है वो एक फार्मूला पढ़ा था n+1 डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो पहला डाटा जो है इसमें 5 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। 5+1 ये आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि थर्ड वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास वो मीडियन वैल्यू है। तो 9 को हमने आंसर में लिख दिया। ये फार्मूले के थ्रू है। सिंपल अगर आपने करना है तो सिंपल हम इस तरह से करते हैं फाइंड आउट ऑड नंबर में कि लेफ़्ट साइड से भी दो वैल्यूज़, यानी एक एक करके लेफ़्ट साइड से जितनी आपने रिमूव की उतनी राइट साइड से भी करनी है, और जो सेंटर में बच जाएगी वो आपकी मिडल वैल्यू है, यानी मीडियन वैल्यू है। जी, तो अब अगर हमारे पास ऐसा डाटा आए जो कि जिसमें इवन वैल्यूज़ हों, जैसे कि ये डाटा है 4 वैल्यूज़ हैं इसमें, तो इसके लिए हमें दो फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं। एक है n डिवाइडेड बाई 2 और एक है n डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, और n बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा +1 3, यानी इसका आंसर 3 आ जाएगा इस फार्मूले का। यहाँ पे आपने याद रखना है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, n+1 पहले कर लेते हैं, यानी 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक डिवीजन हमने पहले करनी होती है और प्लस माइनस बाद में। तो इस वजह से 2 और 3 वैल्यू निकली है। अब ये भी याद रखना है कि ये 2 और 3 हमारे पास मीडियन वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि सेकंड और थर्ड डाटा को अरेंज करके हमने उसमें से सेकंड और थर्ड वैल्यू को लेना है और उनका भी एवरेज लेना है। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है डाटा की? 7, और थर्ड कौन सी है? 9। तो 7 + 9 करके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन निकल आएगा मीन डाटा का। ये है फार्मूला के थ्रू किस तरह निकालना है। अब है विदाउट फार्मूला किस तरह निकालना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर विदाउट फार्मूला की बात करें तो जस्ट इतना काम करना है, यहाँ से हमने वही करना है, जितनी हमने राइट से ख़त्म की सेंट्रल वैल्यूज़ तक पहुँचने के लिए उतनी लेफ़्ट से भी करनी है। तो यहाँ पे एक एक ही दोनों साइड से ख़त्म की तो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ आ गई। अब एक वैल्यू होती तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते, तो हमने एक वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों की एवरेज लेंगे, मतलब 7 + 9 करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इनकी मिडल वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये है विदाउट फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम थर्ड पे मूव करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, व्हाट इज़ मीन, हाउ इज़ द मीन कैलकुलेटेड। मीन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल डेफिनेशन से ही आप लिखते हैं, मीन इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द ऑल डाटा वैल्यूज़ बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। तो ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, आपने फार्मूला लिख दिया और साथ एक एग्जांपल के लिए कोई डाटा सेट लेके उसका मीन फाइंड आउट करके भी दिखा दें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द हाइट ऑफ अ बार इन अ बार चार्ट प्रेजेंट रिप्रेजेंट या प्रेजेंट। तो बेसिकली हमने ये एमसीक्यू में भी सॉल्व किया था। द हाइट ऑफ अ बार इन अ बार चार्ट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिस्पोंडिंग कैटेगरी। मैग्नीट्यूड से मुराद वैल्यू भी है, वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो वैल्यू कितनी है कोरिस्पोंडिंग कैटेगरी की, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है चार्ट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसको। जैसे ये एक बार ग्राफ है, तो इसके अंदर आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस जो है वो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इन कैटेगरीज़ का कितनी कितनी वैल्यू है। 15 है ए की, बी की 20 है, इस तरह सी की 10 है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड या वैल्यू बता रहा है कैटेगरीज़ की। तो जैसा कि सवाल जो था वो हाइट के बारे में था, हाइट हमें क्या बताती है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताती है या वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड बताती है कैटेगरीज़ का। नेक्स्ट मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ अ डाटा सेट। तो मोड क्या होता है, मोड इज़ द वैल्यू और वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन अ डाटा सेट। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है किसी भी डाटा सेट की, उसे हम उसका मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डाटा सेट है, इसके अंदर अगर हम देखें तो 5 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई भी वैल्यू जो है इतनी बार रिपीट नहीं हुई, तो मोड इसका क्या है 5। तो ये इस तरह से आप जो है वो शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के देखे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर बुक के अंदर मौजूद ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें लॉन्ग डिटेल क्वेश्चंस का। तो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ इट इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ डिसीजन। तो इसका बुक से अगर मैं आपको आंसर मार्क करवाऊँ, तो इसके आंसर के तौर पे आप जो हैं वो कुछ पैराग्राफ्स जो हैं मैं आपको बता देता हूँ जो लिख सकते हैं। एक नंबर 1 है एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद आप जो है वो लिख सकते हैं इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको काफ़ी जो है वो 2-3 पैराग्राफ तो एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। क्लिनिकल ट्रायल लिखेंगे आप उसके बाद, और लास्ट पे आप पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपके आंसर जो हैं वो रेडी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो इसमें पूछा गया है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन मीन मीडियन मोड, इंक्लूड एग्जांपल वेयर ईच मेजर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है मीन मीडियन मोड के, वो तो हम जस्ट जो बुक में प्रोवाइडेड है मीन मीडियन मोड वाला सेक्शन वहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इस सवाल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूड एग्जाम्पल वेयर ईच मेजर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि मीन आपको कैसे डाटा पे अप्लाई करना है, किस डाटा के लिए मीन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है, किस डाटा के लिए मीडियन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, किसके लिए मोड, क्योंकि ये तीनों क्या हैं सेंट्रल टेंडेंसी हैं एक डाटा की। तो इस वजह से इनमें से बेस्ट ये 3 टाइप्स की क्यों हैं, कौन सी टाइप किस टाइप के डाटा के लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमने बताना है। तो मैं आपको आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे बेसिक मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपने मीन मीडियन मोड को किस डाटा के लिए कौन सी इनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। बाकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो और एग्जांपल जो है वो तो आप बुक से कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक। की पॉइंट्स को देखें तो इसमें वाज़े तौर पे मेंशन है कि जो मीन है वो सेंसिटिव होती है आउटलायर से, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज से काफ़ी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वजह से ये ऐसे डाटा के लिए बेस्ट होती है जो कि सिमेट्रिकल होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और सिमेट्रिकल डाटा से मुराद ये है कि ऐसे नहीं है कि उसका रुझान जो है किसी एक साइड पे है, या वो लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, या ये नहीं है कि एक वैल्यू उसमें बहुत छोटी हैं जैसे 1 2 है और आगे जो 4 वैल्यूज़ हैं वो 15 19 20। तो ये क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पहली जो है 1 2 3 है, अगली जो है 6 7 8 है, तो ये वाली जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ हैं। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मार्क्स की बात की जा रही है 70 75 80 85 90, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जितना ही तकरीबन डिफरेंस है। बहुत ये नहीं है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 80 90 की बात की जा रही है। तो ऐसे डाटे को हम सिमेट्रिकल या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कहते हैं। तो इसके लिए ऐसे डाटे का अगर हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सी करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे उसका। अब हम मीडियन को देखते हैं। बाकी आप इसको जो है वो बुक से ही लिख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये बस मैंने आपको मेनली समझाना था। आप ये एग्जांपल भी कॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। मीडियन की बात करें तो मीडियन की वैसे ही आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद जो है की पॉइंट्स में आप देखें कि नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर,
इसको इफ़ेक्ट नहीं होता कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन हैं या नहीं है गिवन, ठीक है। बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा। अब यहाँ पे स्क्यूड डेटा ऐसे डाटा को कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको इस यहाँ पे, कि ये सिमेट्रिकल और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। अब सिमेट्रिकल का ऑपोजिट समझ लें स्क्यूड डेटा। स्क्यूड डेटा है जिसका रुझान किसी एक साइड पे होता है, यानी कि नंबर जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनके दरमियान इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो, बल्कि छोटे से बड़े नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक साइड पे बिल्कुल छोटे से नंबर हैं और दूसरी साइड पे बहुत बड़े नंबर हैं। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें, इसमें 30,000 है, 40,000 है, 45,000 है, और यकदम ही देखें कितना बड़ा जंप है कि यहाँ पे जो है वो 1 लाख और यहाँ पे 10 लाख। तो इस तरह से 1 मिलियन जो है मेंशन कर दिया है। अब 30-40,000 का जो है इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अब ये डाटा जो है ये स्क्यूड हो गया है, मतलब एक साइड पे ज़्यादा उसका वेटेज है और एक साइड पे कम वेटेज है। तो ऐसे डाटे को हम कहते हैं स्क्यूड डाटा। तो मीडियन जो है वो हम ऐसे डाटा पे यूज़ करते हैं जो कि स्क्यूड हो, और मतलब मसलन मिसाल के तौर पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की इनकम जो है वो 100 में भी हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है, और कुछ की लाखों में भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड की, तो मोड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। मोड जो है वो बेसिकली यूज़ होता है, कैन बी यूज फॉर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा। मेन कैटेगोरिकल डेटा के लिए जो है वो मोड को यूज़ किया जाता है। कैटेगोरिकल डेटा क्या है? अब कैटेगरीज जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और ये डाटा जो है वो मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं होता बल्कि क्वालिटेटिव डाटा होता है। जैसे कि एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, उनमें से कितनों को रेड कलर पसंद है और कितनों को पर्पल कलर पसंद है या ब्लू कलर पसंद है, तो उसमें कैटेगरीज बन जाएंगी, एक रेड कलर की, एक ब्लू की, एक ब्लैक की। तो ऐसा डाटा जो है उसमें हम फिर मोड को कैलकुलेटेड करते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लू कलर पसंद किया गया है, सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर रिपीट हुआ है, या कौन सा। तो ऐसा डाटा जो है वो सूटेबल है फॉर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट कॉमन वैल्यू और कैटेगरी। तो ये मोड जो है वो ऐसे डाटा सेट पे अप्लाई होता है जिसमें कैटेगोरिकल डाटा हो, जिसमें कोई रेपिटेशन हमने काउंट करनी हो कि ब्लैक कलर को कितने बच्चों ने 30 बच्चों में से वोट किया है। तो ये आई होप सो आपको समझ आए होंगे कि मीन को कब यूज़ किया जाता है, कैसे डाटा पे यूज़ किया जाता है, मीडियन को कैसे डाटा पे यूज़ किया जाता है, और मोड को कैसे डाटा पे यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ बार चार्ट यूजिंग एक्सेल। अब यहाँ पे एक्सेल की बात कर दी गई है। इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन हाउ टू कस्टमाइज द चार्ट फॉर बेटर विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो अब यहाँ पे जो एक्सेल की बात की गई है, तो बुक के ऊपर तो एक्सेल के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन भी इस वजह से मैं आपको जो है वो खुद से ही लिख के दूंगा, बुक से निशान नहीं लगवा रहा। तो मूव करते हैं आंसर की तरफ। जी, तो क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन 3 है, स्टेप्स हम किस तरह से बार चार्ट को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन करें एक्सेल को, एंटर करें डाटा इन कॉलम्स, एक में कैटेगरीज और एक में वैल्यूज़। हाईलाइट करें डाटा को एंड गो टू इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब पे चले जाएं, सेलेक्ट द बार चार्ट ऑप्शन फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। वहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट ग्रुप में जाएं तो उनमें से आपने बार चार्ट को सिलेक्ट करना है और चूज़ कर लेना है कौन सी टाइप आपने बार चार्ट की जो है वो अप्लाई करनी है। जैसे क्लस्टर्ड बार चार्ट है। अब उसके अंदर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, ये मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इनको एक्सप्लेन किया। अगर आप करना चाहें तो कुछ स्टेप्स आप वहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू मेंशन करें, वाई एक्सिस पे क्या करें बुक से। नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि किस तरह से चार्ट की बेटर विजुअलाइजेशन होगी और इजीली जो डाटा है उसको इंटरप्रेट किया जा सकेगा। तो इसके लिए हमें चार्ट को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उसकी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो ऐड अ टाइटल बाय क्लिकिंग ऑन द चार्ट टाइटल एरिया। उसमें एक आपको चार्ट का टाइटल क्रिएट करना चाहिए जिससे हमें चार्ट को का पता चलेगा कि ये किस बारे में है। नंबर 2 है लेबल द एक्सिस। एक्सिस जो है, गो टू द चार्ट एलिमेंट बटन देन ऐड एक्सिस टाइटल।
उसके एक्सिस के टाइटल ऐड करें। कस्टमाइज कलर, कलरफुल उसे बनाएंगे। आपकी बुक पे भी बड़ा कलरफुल सा उन्होंने जो है वो चार्ट दिया है, बार चार्ट। तो जितना अच्छा आप उसको कलराइज करेंगे कंट्रास्टिंग कलर यूज़ करके, उतना अच्छा वाजे हमें नज़र आएगा, विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। क्लिक ऑन अ बार एंड यूज़ फॉर्मेट ऑप्शन टू चेंज द कलर। यूज़ डाटा लेबल्स, डाटा लेबल यूज़ करें। ऐड वैल्यू डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द बार फॉर क्लैरिटी। एडजस्ट द लेजेंड। ओके, नेक्स्ट है एडजस्ट द लीजेंड, प्लेस इट टू द साइड बॉटम और मूव इट इफ़ अननेसेसरी। मतलब ये बेसिकली कीज़ हैं कि जिसमें आप मेंशन करते हैं कि डिफरेंट कलर जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या डिफरेंट सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी एक की बना के आप साइड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है कस्टमाइजेशन में आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है, प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल ऑफ हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा सेट यूजिंग फॉलोइंग डाटा सेट ऑफ योर कैलकुलेशन। 15 है, 12 है, 22, 8, 19, 25, 15। तो मूव करते हैं इसके आंसर पे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन जो है वो फाइंड आउट करना के लिए आपको मीन का फार्मूला जो है वो ज़रूर लिखना है। मीन का फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। मैंने नहीं लिखा ये मिस्टेकनली, लेकिन आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है। फार्मूला लिखना है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास 16.57 आंसर आ जाएगा मीन का। मीडियन आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है मीन। हमारे पास जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए जो फार्मूला लगता है वो आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है यहाँ पे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n+1 करेंगे तो आपके पास 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 करना है आप लोगों ने, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 आंसर जब आएगा तो इट्स मीन आपकी फोर्थ वैल्यू जो है, अगर आप डाटा को अरेंज करें तो फोर्थ वैल्यू जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने डाटा को अरेंज किया है सेंडिंग ऑर्डर में। तो 1, 2, 3, 4, 15 जो है वो मीडियन आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा मीडियन का आंसर भी निकल आया। फार्मूला ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मोड की अब बात करते हैं, तो मोड आप देख सकते हैं इस डाटा सेट में 15 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास 15 आ गया। तो 15 को आपने मोड के तौर पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो फार्मूलाज इसमें जो हैं वो आप लोगों ने खुद से लिख लेने हैं। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी, तो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहा गया है, यू आर गिवन फॉलोइंग डाटा सेट, क्रिएट अ बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट सोल्ड एट द मार्केट इन 1 वीक। एक वीक के अंदर जो एप्पल हैं वो 30 सोल्ड हुए हैं, बनाना 45, ऑरेंज जो हैं वो 20 हैं, और ग्रेप्स जो हैं वो 25 हैं, और मैंगोज 15। तो मूव करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं इसके लिए। सॉरी, इससे के साथ ये भी कहा गया है, इन शॉर्ट टू लेबल द एक्सिस एंड प्रोवाइड अ टाइटल फॉर द चार्ट। जी, तो हमारे पास जो डाटा दिया गया है पहले मैंने उसको लिख लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा डाटा गिवन है। उसके बाद जो है हमने नीचे देखें, मैंने एक्सिस को मेंशन कर दिया है, एक्सेल भी मेंशन कर दिया है, नंबर ऑफ़ फ्रूट सोल्ड इन अ वीक। ये सबसे ऊपर जो है चार्ट के हम टाइटल लगाएंगे। फिर एक्सिस में टाइप्स ऑफ फ्रूट लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस आपको पता है कैटेगरीज जो हैं वो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट कैटेगरीज हैं। और वाई एक्सिस पे नंबर हैं यानी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये तो इस तरह से हमारा जो है वो चार्ट बनेगा। नंबर ऑफ़ फ्रूट सोल्ड इन अ वीक जो है ये हमारी हेडिंग होगी, और चार्ट को आप देख सकते हैं इस तरह से। आपने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लेने हैं और उसमें जो है फ्रूट्स के नेम आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। इस साइड पे आपने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लगाने हैं, और उसी तरह जो डाटा है उसको आप किसी भी तरह 5 के डिफरेंस या इंटरवल से भी लिख सकते हैं, या 10, मैंने 10 को जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते तो 0, यहाँ पे हाफ में 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से भी लिख सकते थे। नेक्स्ट अगर आपने सिंपल जो है वो हाइट को कन्वे कर देना है कि हाइट जो है वो क्वांटिटी तक यानी वैल्यू तक लेके जानी है। एप्पल के बार की जो हाइट है वो आपने 30
कर दी है, इससे इंडिकेट हो रहा है कि एप्पल जो है वो 30 सोल्ड हुए हैं। इसी तरह बनाना जो है वो 45। इसी तरह ऑरेंज, ग्रेप, मैंगोज़ को भी आपने डिस्प्ले कर देना है। तो ये हमारा एक बार ग्राफ क्रिएट हो गया कलरफुल सा। तो आज की हमारी एक्सरसाइज जो है उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तमाम चैप्टर्स, बायोलॉजी के तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज और टॉपिक वाइज जो हैं वो हर चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।